पॉलिटिकल हिंदुइज्म ने जैसे जगत को समझा है, उनका जो सेल्फ नरेशन है इतिहास का, वो बहुत लंबा है। ये जो विवाद है, इसका कोई अंत नहीं हो सकता। हमें दूसरी तरह से सोचना पड़ेगा। आज जिसको हम राइट और लेफ्ट कहते हैं, वो सारे कांग्रेस के अंदर ही होते थे। भारतीयता हर चीज में उभर के आनी चाहिए। नरेंद्र मोदी एक नया वेलफेयर स्टेट बनाएंगे। सरदार पटेल 1950 में लिख के गए थे कि ये प्रॉब्लम होगा, हमें एक यूनिफॉर्मिटी कहीं ना कहीं लाना ही पड़ेगा। मेरा एक ही फाइनल लक्ष्य है, भारतीय अपने आप को और भारत को ज्यादा पहचाने, ज्यादा जाने, सिर्फ झगड़े के माध्यम से ना जाने, बट सच में थोड़ा गहराई से अपने देश को पहचाने, अपनी संस्कृति को पहचाने। इसी पे काम है। नमस्कार, साहित्य तक के शब्दरथी कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। और आज साहित्य तक स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हिंदोल सेन गुप्ता जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। मुझे वापस बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, वेरी हैप्पी टू बी हियर। मैं यही बोलने वाला था कि हिंदोल जी दूसरी बार हैं और जब भी आते हैं एक अच्छी बात है कि अलग तरह की किताब के साथ आते हैं। जब हमने साहित्य तक जब से शुरू किया है, हिंदोल जी की ये दूसरी किताब बहुत महत्वपूर्ण किताब आई है जिसका नाम है सोल एंड स्वॉर्ड, द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल हिंदुइज्म। मैं इसी पर बात करूंगा। जब पूरे देश और दुनिया में दुनिया के तमाम बौद्धिक चिंतक, विचारक, मीडिया, पत्रकार, पॉलिटिकल एनालिस्ट, जिनको भी, जो लोग भी शब्दों की दुनिया और पढ़ने लिखने की दुनिया से जुड़े हैं और जो लोग भी भारत को देखते हैं, उनके सामने एक बहुत ज्वलंत आज के समय में विषय है। वो बार बार हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदूवाद की बात करते हैं, हिंदुज़म की बात होती है। ये पॉलिटिकल हिंदुज़म क्या है और हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल हिंदुज़म को सोल एंड स्वॉर्ड से कैसे जोड़कर देखते हैं? हिंदोल जी, क्यों इस किताब की ज़रूरत पड़ी? सबसे पहले तो मैं इस पर आपका विचार। नहीं, बहुत अच्छा सवाल पूछा है। पहले ही आपने, जयप्रकाश जी, हमेशा आप बहुत थॉटफुल, इंसाइसिव सवाल पूछते हैं। देखिए, पहली बात तो सोल एंड स्वॉर्ड खत्म करते हैं। कोई भी धर्म या धार्मिक चीज अगर एक आइसोलेटेड लेवल पे रहे तो उसके साथ जो वाइडर वर्ल्ड जिसको हम कहते हैं, उनका अगर कोई इंटरेक्शन ना हो, जैसे ऋषि मुनि अपने आश्रम में रहते थे, वो चिंतन करते थे, मंथन करते थे वगैरह, पर जब ऋषि मुनियों का एक वर्ल्ड के साथ, दुनिया के साथ जब ताल्लुक हुआ, तब पॉलिटिक्स होना ही होना है। इसीलिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में भी द्रोणाचार्य से, कृपाचार्य से बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि थे जिनको शस्त्र उठा के युद्ध में जाना पड़ा था। इसीलिए जब हम पॉलिटिकल हिंदुइज्म की बात करते हैं, अगर हम सिर्फ हिंदुइज्म की बात करते तो हम कह सकते थे, देखिए, जिन्होंने वेद लिखा था, जिन्होंने उपनिषद लिखा था वगैरह, चिंतन मंथन किया था, उनके साथ कोई बाहर की दुनिया का कोई ताल्लुक नहीं था। पर यहां पे हम कह रहे हैं, हिंदुइज्म एक धर्म के नाते उनके बाहर की दुनिया के साथ एक ताल्लुक है, और वो ताल्लुक जो है वहीं पे वो पॉलिटिकल हो जाता है, क्योंकि समाज जहां पे आता है वहां पे पॉलिटिक्स आना ही आना है। तो समाज जहां पे आया वहां पे पॉलिटिक्स आ गया, इसीलिए पॉलिटिकल हिंदुइज्म। दूसरा जो आपने मुझे सवाल पूछा है, हिंदुत्व के साथ क्या ताल्लुक है? देखिए, हिंदुत्व का जो ताल्लुक है, वो जितने भी बुद्धिजीवी लोग वगैरह चिंतन मंथन करते हैं, उनका मुझे हमेशा से लगा है, बहुत संक्षेप में वो देखते हैं। वो शुरू करेंगे सावरकर से और आ जाएंगे
वाजपेयी से होते हुए मोदी तक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इतिहास आ जाएगा वगैरह वगैरह। मैं कहता हूं कि पॉलिटिकल हिंदुइज्म का जो इतिहास है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि पॉलिटिकल हिंदुइज्म ने जैसे जगत को समझा है, उनका जो सेल्फ नरेशन है इतिहास का, वो बहुत लंबा है। पहली बात, मैं इस किताब में एक चीज मैंने तोड़ा है, वो मैं पहले आपको बताना चाहता हूं। लोग समझते हैं कि सावरकर ने हिंदुत्व का पहली बार इस्तेमाल किया। कुछ लोग कहते हैं नहीं, शायद चंद्रनाथ बासु ने उसके पहले किया था। मैंने दिखाया है इस किताब में कि सबसे पहले हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ किताब में किया था। वही आनंद मठ जहां से हमें वंदे मातरम मिलता है। तो ऑलरेडी देखिए आप, इतिहास और थोड़ा सा आगे आ गया या पीछे आ गया, जैसे भी आप कहना चाहें। मैं दिखाता हूं किताब में कि ये पॉलिटिकल हिंदुइज्म का जो सोच है, उसमें शिवाजी भी है, शिवाजी महाराज, उसमें विजयनगर किंगडम भी है, उसमें गजनी और गौरी के बीच का जो 200-300 साल था, जब हमारे ऊपर आक्रमण नहीं हुआ, भारत के ऊपर आक्रमण नहीं हुआ, वो भी है। अब कहां प्रॉब्लम होता है, कुछ इतिहासकार आपसे कहेंगे पर आपको कैसे पता कि शिवाजी महाराज हिंदू के नाते लड़ाई कर रहे थे? हमें लगता है कि वो सिर्फ छत्रपति के नाते लड़ाई कर रहे थे। उनके सेना में भी मुसलमान थे, जैसे अकबर के सेना में राजपूत राजा थे। जब मुगल सेना अहोम लोगों के साथ लड़ने गई थी तो कौन गया था? राजपूत सेना नायक ही गए थे। तो मैं कहता हूं कि इतिहासकार के नाते ये जो विवाद है, इसका कोई अंत नहीं हो सकता। हमें दूसरी तरह से सोचना पड़ेगा। हमें सोचना है, पॉलिटिकल हिंदुइज्म के बारे में जिन लोगों ने चर्चा किया और बात किया, उनके सेल्फ नरेशन में क्या क्या इतिहास के पहलू है जो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। छत्रपति शिवाजी इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि छत्रपति शिवाजी इंपॉर्टेंट है सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने मुगलों के साथ युद्ध लड़ा। छत्रपति शिवाजी का उदाहरण स्वामी विवेकानंद देते हैं। छत्रपति शिवाजी का उदाहरण औरोबिंदो, ऋषि औरोबिंदो देते हैं। छत्रपति शिवाजी का उदाहरण बार बार रविंद्रनाथ टैगोर देते हैं। तो वो एक एम्ब्लेम है। विनायक दामोदर सावरकर देते हैं। तो इसीलिए ये जो कनेक्शंस है सारे, ये किताब दर्शाता है। मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि इस किताब में और अभी की हमारी बातचीत में आपने दो बिंदुओं पे बहुत जोर दिया। पहला, आपका कहना ये है कि अगर हम हिंदुत्व की बात करते हैं तो पॉलिटिकल हिंदुत्व आएगा। बात यहाँ हिंदू की नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि आप उदाहरण के साथ आप कहते हैं कि हमारे ऋषि मुनि जब वो एकांत में थे तो कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब आप समाज में आओगे तो वहाँ राजनीति होगी, और राजनीति होगी तो आपके हिसाब से पॉलिटिक्स होगी। पॉलिटिक्स के भीतर फिर तलवार भी आएगी और एक विचार भी आएगा। ये जो नैरेटिव है कि हिंदू लगातार उग्र होता जा रहा है, और आप जैसे जो विचारक हैं, जो लोग इतिहास पे लगातार काम कर रहे हैं, और यह माना जाता है कि हाल के दिनों में बहुत सारा जो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ जो बौद्धिक तबका है, वह बहुत ही आक्रामक हुआ है। आप अपनी किताब में भी जो पहला चैप्टर है, हम केवल उसी पर शुरू करते हैं, वो पहले चैप्टर का नाम ही है द एज ऑफ फायर। ये जो द एज ऑफ फायर है, एक तरफ जो विचार है, हम लोग अभी कैमरे से पहले भी इस पर चर्चा कर रहे थे कि अहम ब्रह्मास्मि का जो विचार है और चिंतन है जी, एक तरफ हमारा दर्शन अद्वैत और द्वैत की बात करता है, आत्मा
और परमात्मा की बात करता जी। है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता जी। है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं, हमें हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल हिंदुइज्म को जानना चाहिए, और इस पुस्तक की शुरुआत आप द एज ऑफ फायर से कर रहे हैं। तो ये आप हाँ, कहना क्यों? क्या चाहते हाँ, हैं, क्यों? पहले तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि ये जो सवाल अभी आपने मुझे पूछा, एज ऑफ फायर क्यों है, इसका एक बहुत ही बेसलाइन जवाब है, वो पहले मैं दे देता हूं। हमारा जो मुक्ति युद्ध था ब्रिटिश साम्राज्य से, गांधी जी के आने से पहले एक जमाना था जिसको हम रेवोल्यूशनरी पीरियड कहते हैं, जहां पे खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, मास्टर सूर्य सेन, भगत सिंह जैसे लोगों ने बम गिरा के, गोली मार के, कई तरीके से हिंसा से ब्रिटिश साम्राज्य का उन्होंने काउंटर किया। बंगाल में उस जमाने को अग्नि युग कहा जाता है, और उस अग्नि युग से मैंने एज ऑफ फायर, और उस अग्नि युग के जो काफी स्टॉलवर्ट्स हैं, उन्होंने, मैंने दिखाया है कि उन्होंने, जैसे बंकिम का जिक्र किया मैंने, ऐसे काफी सारे लोग हैं जिन्होंने पॉलिटिकल हिंदुइज्म का कहीं ना कहीं जिक्र किया है। इसीलिए पहले चैप्टर का नाम है एज ऑफ फायर। जब हम पॉलिटिकल हिंदुइज्म की बात करते हैं, और जब एज ऑफ फायर की बात आप जिस समय से कर रहे हैं, क्या आपने अपनी किताब में केवल आधुनिक समय के युग को देखने की कोशिश की? आप उससे और पहले क्यों नहीं गए? हिंदू धर्म से जो तमाम विचार के स्तर पर, हमारे यहाँ दर्शन के स्तर पर चारवाक भी थे, हमारे यहाँ बुद्ध भी आए जिन्होंने ईश्वर की सत्ता को ही नकार दिया। आप ये कह सकते हैं कि हर समय पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट तो थी, लेकिन एक समरसता, एक सदाशयता, एक उदारता का भाव हिंदुइज्म में था, हिंदुओं में था। ये विवाद, मैं ये जानना चाहूँगा, चूँकि आप इतिहासकार भी हो और लगातार इस विषय पे काम भी कर रहे हो, आपने आधुनिक संदर्भों को ही क्यों चुना? आपने उस काल को क्यों नहीं चुना जब हिंदुत्व पर उसके अंतर से उपजे हुए जी विवाद, जी चारवाक से लेके दूसरे तमाम ऋषियों तक, यहाँ तक कि बुद्ध देव जी आए, जैन जी आए, दक्षिण उत्तर शैव वैष्णव, इनके भी आपसी मतांतर थे जी। तो आपने बजाय एक बड़ी विचारधारा को, बड़े चिंतन को, बड़े दर्शन को आप केवल आधुनिक संदर्भों में ही क्यों देखना चाहते हैं? आपने उस पर क्यों नहीं ध्यान दिया कि नहीं जी, बौद्धों से हमारी लड़ाई या हमारे विचार का जो अंतर था वह यह था, और हम जो केवल समूचे ब्रह्मांड को अपना मानते हैं जी। वह इतना इस भाव में क्यों पहुंच गए कि हमें बार बार ये बताने की ज़रूरत पड़ रही है कि नहीं, हिंदुइज्म का मतलब केवल यह नहीं है जो आप देख रहे हो, वो सावरकर जी से नहीं है, वो बंकिम जी से नहीं है, बल्कि उससे पहले भी है। जी, तो देखिए, हिंदुइज्म की अगर आप बात करें, मैंने एक हिंदुइज्म के ऊपर काफी चर्चित किताब लिखा था, बीइंग हिंदू, है ना? उस पर आपको विल्बर अवार्ड मिला था। तो वो हिंदुइज्म के ऊपर था, और वो किताब में अगर आप देखेंगे, उसमें सारा मेंशन है जो आप जो कह रहे हैं। चारवाक है, वहां पे गौतम बुद्ध है, बुद्ध के साथ और बुद्धिस्टों के साथ जो हमारा हिंदुइज्म का जो चर्चा रहा वगैरह वगैरह, वो सारा है। ये किताब में मेरा फोकस ये था कि ये जो लोग कहते हैं कि हिंदुत्व कह लीजिए, पॉलिटिकल हिंदुइज्म कह लीजिए, जो भी है, ये चीज आया कहां से? कौन लोग थे जिन्होंने पहले ये बताया? क्यों बताया इन्होंने? मेरा भी सवाल आपकी तरह ही है। क्या बंकिम नहीं जानते थे कि वेदांत था? क्या बंकिम नहीं जानते थे कि बौद्ध था? क्या स्वामी विवेकानंद नहीं जानते थे? वो तो कहते भी थे। क्या श्री औरोबिंदो नहीं जानते थे? उन सबको ये सारी बातें पता था, फिर भी उनको लगा कि कहीं पे सोल तो है,
कहीं पे सॉर्ट का भी जरूरत है, क्योंकि समाज एक तरह से जैसे संगठित हो रहा था कि वहां पे सॉर्ट का भी जरूरत है। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। लोग पूछते हैं कि बंकिम ने आनंदमठ क्यों लिखा था। देखिए, सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद प्लासी का जो युद्ध हुआ, जब सिराज हार गए, सिराज के हारने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के राज सिंहासन पर बहुत सारे ऐसे, जिनको हम कहते हैं माइनर नवाब्स, उन्होंने लगाए एक के बाद एक। और वो माइनर नवाब्स जो कंपनी कहती थी, वो खुद भी अच्छे नहीं थे, कंपनी भी बदमाश थी, उन्होंने बहुत अत्याचार किए। ये इतिहास है। हाँ, बंकिम उस जमाने के लोग से उभर के आते हैं, जहां पे वो देखते हैं कि ये अत्याचार में लोगों का क्या हर्ष होता है। उसी जमाने में देखिए, इसीलिए आनंदमठ का पूरा कहानी एक बहुत ही ज्यादा बड़ा फैमिन के ऊपर है। लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, लोग जानवर काट के खा रहे हैं, ऐसा लेवल पे आ गया है भूख कि एक दूसरे को खाने पे तुले हैं। आनंदमठ का ये कहानी है, हाँ, क्योंकि बंकिम ने ये देखा था। उनके समय ऐसा अत्याचार था कि ऐसा हुआ था। तो सिराज उद दौला के जाने के बाद जो पतन होता है उस सोसाइटी में, उसमें से ये एक उभर के आता है, द नीड फॉर अ सॉर्ड। आनंदमठ में क्या होता है कि साधु होते हैं जो अंदर पहाड़ों में, जंगलों में रहते हैं, और वो साधु सिर्फ साधु नहीं, वो एक वॉरियर मंक्स जिसको हम कहते हैं, ऐसे साधु जो लड़ाई भी कर सकते हैं, वो अपना एक छोटा सा सेना बनाते हैं और वो काउंटर करते हैं। तो सोल भी है, सॉर्ड भी है। तो वहां से ये उभर के आता है। तो क्या आपने दूसरा चैप्टर विक्ट्री द विक्ट्री सीकर्स इसीलिए लिखा है? यही सोच के लिखा है? उस अध्याय में दरअसल इसके जो 6 अध्याय हैं जी, सारे एक से बढ़कर एक अट्रैक्टिव करने वाले हैं। अपने आप में मैं कहूँगा कि इन पे एक इंडिपेंडेंट किताब भी हो सकती थी। केवल आप द हिंदू सीरीज चला के और उस पे सारे चैप्टर पे अलग किताब लिख सकते थे। तो मैं दूसरे चैप्टर पे आता जी। हूं फिर। हाँ, विक्ट्री सीकर्स जी। बहुत बढ़िया है। विक्ट्री सीकर्स चैप्टर का शुरुआत होता है वीएस नाइपॉल से। मैं कहता हूं वहां पे नाइपॉल जब गए थे विजयनगर देखने के लिए, उन्होंने जो देखा विजयनगर में, उन्होंने लिखा था अपनी किताब में। और उन्होंने लिखा कि ये हिंदू साम्राज्य का अगर कोई पतन है तो वो है विजयनगर, हमारे सामने दिखाई देता है। कुछ इतिहासकारों ने ये कहा कि नहीं, पर विजयनगर के साथ तो सुल्तानों का लड़ाई था, पर लोगों के लेवल पे कल्चरल एक्सचेंज भी रहा। पर ये तो हमेशा से होगा, इसको आप नकार नहीं सकते। हमें यह समझना है कि दो चीज एक साथ चलती है। एक तो पॉलिटिक्स, राजनीति, जहां पे जंग भी हो सकता है, पर अगर आप लोगों के लेवल पे देखें, कल्चर के लेवल पे देखें, संस्कृति के लेवल पे देखें, वहां पे तो एक्सचेंज होगा। अगर मेरा विक्ट्री सीकर्स के चैप्टर में मैं समझाता हूं कि विजयनगर किसके लिए इंपॉर्टेंट है। पहले जो मैं आपको कह रहा था, जिन्होंने पॉलिटिकल हिंदुइज्म की बात, जिन्होंने लिखा, जिन्होंने हिंदुत्व की बात किया, उनके लिए विजयनगर एक इंपॉर्टेंट सिंबल है। वीएस नाइपॉल ने भी वही सिंबल देखा था, और उनके पहले भी काफी लोग थे जिन्होंने विजयनगर को ऐसे देखा था कि ये एक बहुत बढ़िया, एक बहुत बड़ा साम्राज्य था जिनका पतन हो गया। तो इसीलिए विक्ट्री सीकर्स का विजयनगर किंगडम के साथ ताल्लुक है। और मैं समझाता हूं
कि विजयनगर क्यों इस इतिहास में इंपॉर्टेंट है, कोई और राज्य क्यों नहीं, विजयनगर ही क्यों। विजयनगर इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका एक इतिहास है, और इन सारे लोगों ने जिन्होंने ये पॉलिटिकल हिंदुइज्म के ऊपर चिंतन मंथन किया, उनके लिए विजयनगर काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरा अध्याय फ्रीडम विद हिंदू कैरेक्टर। ये अध्याय अपने आप में थोड़ा अलग विमर्श की मांग करता है। प्लीज। आपने इसमें स्वतंत्रता को हिंदुओं के चारित्र से क्यों जोड़कर देखा? तो मैं यहां पे समझाता हूं कि देखिए, कांग्रेस जो थी, कांग्रेस तो क्या, कांग्रेस से भी पहले आप सोचिए फ्रीडम मूवमेंट जो था, के दौरान फ्रीडम मूवमेंट में बहुत सारे लोग थे। आज बहुत लोग समझते नहीं है, उनको लगता है गांधी जी वगैरह कुछ लोग थे, पर वो बहुत बड़ा मूवमेंट था, और वो सच में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, द्वारका से असम तक वो मूवमेंट स्प्रेड किया था। उस मूवमेंट में बहुत सारे लोग थे। कुछ लोग चाहते थे कि ब्रिटिश से हट जाए, कुछ लोग चाहते थे ब्रिटिश हट जाए और हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है वो वापस आ जाए। एक जमाने में ऐसे सारे लोग कांग्रेस के अंदर ही होते थे। जैसे मदन मोहन मालवीय एक तरफ है, या सरदार पटेल एक तरफ है, दूसरी तरफ उसी कांग्रेस में मौलाना आजाद भी है, जवाहरलाल नेहरू भी है। आज जिसको हम राइट और लेफ्ट कहते हैं, वो सारे कांग्रेस के अंदर ही होते थे। और मैं दिखाना चाह रहा था कि ये जो फ्रीडम मूवमेंट था हमारा, उसमें ऐसे कई लोग थे। मैं एक दो उदाहरण मैंने अभी दिया, के मुंशी आप देख लीजिए, राजेंद्र प्रसाद जी देख लीजिए, जिनको एक फ्रीडम मूवमेंट में भी एक हिंदू पर्सपेक्टिव उनका था। लाला लाजपत राय मैंने उदाहरण दिया है, वगैरह बहुत सारे लोग हैं। उनको भी आजादी चाहिए था, पर उनका एक हिंदू पर्सपेक्टिव था। और वो लोग ने भी, ये जो कहानी है, हमें लगता है कि सिर्फ फ्रीडम मूवमेंट में फ्रीडम का ही एक तात्पर्य था, पर अगर ये सच होता तो देश का विभाजन कभी नहीं होता, है ना। धर्म का तो पर्सपेक्टिव था ही, वरना देश का विभाजन क्यों हुआ हमारा। तो वहां पे ऐसे कई लोग थे, आर्य समाज के लोग थे, वगैरह वगैरह, किताब में मैंने मेंशन किया है। हाँ, आपने सावरकर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, डॉक्टर अंबेडकर, सभी का जिक्र किया है। और वहां उसमें कुछ लोग ऐसे थे जिनका एक डिस्टिंक्ट हिंदू पर्सपेक्टिव था, और उनका भी एक कंट्रीब्यूशन है। ये जो कहानी है पॉलिटिकल हिंदुइज्म का, उनका भी एक कंट्रीब्यूशन है इसमें, ये चैप्टर दर्शाता है। इसके बाद आप आते हैं, जो अगला चैप्टर है उसका भी शीर्षक, दरअसल आपने सोल एंड स्वॉर्ड तो लिखा है, वो अंदर के अध्यायों में भी वो दिखता है, जो ये द थर्ड वे है। ये थर्ड वे है क्या कोई ऐसा पाथ आप देख पा रहे हैं जहां आज के समय में हमें लगता है कि हमारा पूरा समाज जो है वो दो तरह की विचारधारा में, हालांकि हमेशा ये आपने हमारी बातचीत में भी ये निकला कि आज़ादी के आंदोलन के दौरान भी आपने कहा कि ये अलग बात है कि कांग्रेस में ही थे, लेकिन दक्षिणपंथी और वामपंथी दो विचार थे। जी। ये विचारों का संघर्ष हम कहेंगे कि प्राचीन समय से चला आ रहा है, और खासकर जब आधुनिक समय की बात, जहाँ से आपने आनंद मठ का जिक्र किया, जहाँ से आपने सावरकर जी का जिक्र किया, और जहाँ से आरएसएस की बात भी इस पुस्तक में हम आएंगे, उस पर भी आपने बहुत विस्तार से लिखा है कि कहाँ पे सावरकर और आरएसएस कि वैचारिक स्तर पर उनकी क्या स्थितियाँ थी, और किस तरह से पटेल और नेहरू की भी बात आपने की है कि पंडित नेहरू और पटेल के बीच किस तरह से गांधी जी की हत्या के बाद विचार हुए। तो मैं पहले उस पर आते हैं, फिर वहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि आपने बहुत विस्तार से, ये इतनी मोटी किताब है, और इसको जिस तरह से आपने तथ्यों के साथ रखा है, कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें आप जब बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि केवल आप लिख रहे हैं,
आपने उसका संदर्भ भी दिया है, किस सोर्स से लिया है आपने वो भी दिया है, और बहुत क्लियरली डिफाइन किया है हर चैप्टर को कि अगर ये बात मैं कह रहा हूँ तो ये बात अगर आनंद मठ में है तो आनंद मठ में यहाँ पर है, करेक्ट। अगर ये बात अम्बेडकर ने कही है तो ये वो यहाँ पे कही थी, ये बात अगर गांधी ने कही थी तो यहाँ पे कही थी, पंडित नेहरू ने अगर चिट्ठी लिखी थी तो यहाँ पे लिखी थी, पटेल जी का जो उत्तर है वो भी आपने डिस्क्राइब किया है। मैं चूंकि समझ सकता हूँ कि आपकी लगातार किताबें हैं, आपने इन सभी पे जिनका भी जिक्र किया है, बड़ा लगातार आप पिछले कई सालों से ये काम कर रहे हैं, तो आपके लिए ये मुश्किल नहीं होगा। लेकिन जो लोग भी इस किताब को भी पढ़ेंगे तो वो ये जान सकते हैं कि ये केवल हिंदोल की काल्पनिक या उनकी अपनी बौद्धिक जिसको हम कहेंगे कि केवल बौद्धिक धमक नहीं जमाना चाहते हैं, बल्कि वो तथ्यों के साथ आते हैं और बतौर इतिहासकार अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं कि अगर आपको विमर्श करना है तो एक पहलू, एक पक्ष यह भी हो सकता है जिसको लगातार आजकल निशाने पर लिया जा रहा है कि भाई हिंदुत्व तो बहुत आक्रामक हो गया है और हिंदू बहुत लिबरल था, हिंदू बहुत सहिष्णु था, हिंदू बहुत समरसता का प्रतीक था, और जो आज की सरकार है या आज जो सत्ता में है वो बहुत आक्रामक हो गए। तो ये जो चौथा अध्याय है हमारा इस पुस्तक का, द थर्ड वे, ये थर्ड वे क्या है? देखिए थर्ड वे जो है वो एक किताब का नाम है। अगर आप आरएसएस पढ़ें, देखिए होता क्या है जयप्रकाश जी, हमारा जो नॉर्मल जो डिबेट चलता रहता है सोशल मीडिया पे या न्यूज़ चैनल पे वगैरह वगैरह, वो एक लेवल पर है। मैं अच्छा बुरा नहीं कहता, एक लेवल पर है। वहां क्या होता है, बहुत कम लोग गहराई तक जाते हैं, समय नहीं होता है वगैरह वगैरह। मैंने देखा है बहुत लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस के बारे में बात करते हैं पर उन्होंने कांग्रेस को कभी पढ़ा नहीं है ठीक से। एग्जैक्टली द सेम वे बहुत लोग आरएसएस के बारे में बात करते हैं पर उन्होंने कभी आरएसएस को पढ़ा नहीं है। अगर मैं उनसे पूछूं कि आप आरएसएस में आपने ऐसा 2 नाम बता दीजिए जिनकी लेखन आपने पढ़ा है, वो नहीं बता पाएंगे। तो दत्तोपंत ठेंगड़ी करके हैं, आरएसएस के बहुत बड़े बुद्धिजीवी थे, उन्होंने ये लिखा था और मैंने दीनदयाल उपाध्याय जी का भी जिक्र किया है इसमें। देखिए आरएसएस का पहले से ही एक आइडिया है कि भारतीयता हर चीज में उभर के आने चाहिए। इसका मतलब है आइडियोलॉजी जो है वो भी भारत से ही उभर के आए। अब इसमें ना कैपिटलिज्म भारतीय आइडियोलॉजी है, ना कम्युनिज्म भारतीय आइडियोलॉजी है। दत्तोपंत ठेंगड़ी ने लिखा था थर्ड वेव में कि आप देखिएगा ये दोनों आइडियोलॉजी फाइनली भारत में नहीं चल सकती। क्यों? क्योंकि भारत का एक सोच है वो अलग है। और मेरे हिसाब से मैं समझाना चाहूंगा जयप्रकाश जी, पाश्चात्य से भारत का 2 फंडामेंटल डिफरेंस मैं देखता हूं, अलगाव, अंतर देखता हूं मैं। एक तो समय के ऊपर अंतर है। पाश्चात्य जगत में समय को एक स्ट्रेट लाइन की तरह वो देखते हैं, पहले था, अब है, आगे होगा। भारत में हमने हमेशा समय को सर्कुलर देखा है, जो जाता है वो फिर वापस आता है, फिर जाता है, फिर वापस आता है। दूसरा, पाश्चात्य जगत में हर चीज का एक एक्सप्लॉइटेटिव लेवल है कि हम करके दिखाएंगे। एवरेस्ट है, उसके ऊपर हम चढ़ जाएंगे, या नदी है, पहाड़ है, उसको हम कॉन्कर करेंगे। भारत में क्या है, हमने भी कॉन्कर किया है पर हम एक बैलेंस, संतुलन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर आप आयुर्वेद में भी देखेंगे, शरीर तभी ठीक रहता है जब हर चीज शरीर में संतुलन में रहता है। ये 2 इंपॉर्टेंट चीज बहुत डिफरेंट है और ये मेरे हिसाब से यही 2 खासियत है, यही अंतर है पाश्चात्य सोच में और हमारे सोच में। तो इसलिए कैपिटलिज्म या कम्युनिज्म दोनों हमारे
में 100% फिट नहीं होता। और दत्तोपंत ठेंगड़ी ने कहा था भारत को अपनी सोच बनाना पड़ेगा, वो है अगर कैपिटलिज्म फर्स्ट वे है और कम्युनिज्म सेकंड वे है, हमारा है थर्ड वे, तीसरा वे। और वो तीसरा वे ऐसा होगा जो ये संतुलन बनाए रखे। और ये संतुलन की बात बार बार आती है। परिवार कैसा होगा? माओ ने बोला सिर्फ एक बच्चा आप कर सकते हैं। कल्चरल रेवोल्यूशन में कितने लोग मर गए कम्युनिज्म के हाइट में। और आज चाइना में पता चल रहा है उस वन चाइल्ड पॉलिसी का क्या नतीजा बना है। कैपिटलिज्म ने कहा कि आप कुछ भी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। आपका सैंड्स के नीचे फ्रैकिंग ऑयल है, उसको फ्रैक करके आप निकाल लीजिए तेल को, पर उसका जो एनवायरमेंटल जो इंपैक्ट हो रहा है उसका एक डेंजरस इंपैक्ट हो रहा है। भारत में इन दोनों के बीच का जो रास्ता है वो अपनाना चाहिए। ये था दत्तोपंत ठेंगड़ी का एक विचार। अगर आप दीनदयाल उपाध्याय जी को भी पढ़े, एक सेट ऑफ लेक्चर्स है जहां पे वो उन्होंने पूरा डिफाइन किया था। दीनदयाल उपाध्याय जी ने उसको इंटेग्रल ह्यूमनिज्म कहा था। उसमें भी ये समय और संतुलन का जो बात है कि भारत का एक यूनिक मॉडल है, इसका बात बार बार आता है और इसीलिए मेरे चैप्टर का नाम है द थर्ड वे। मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या आज के समय में जब आपने यह पुस्तक लिखी है और हम लोग आज चर्चा में आपके परिचय में भी मैंने कहा, आप उन लोगों में शुमार होते हैं जो वर्तमान समय में जो राजनीतिक विचारधारा है और जो सत्ता पे जो लोग हैं उनको कहीं न कहीं से प्रभावित करते हैं या उनको बेहतर ढंग से समझते हैं। अगर मैं ये नहीं कहूँ कि सीधे आप सरकार में जुड़े हैं, लेकिन चिंतन के स्तर पर, विचार के स्तर पर कहीं न कहीं आप उस विचारधारा को सहयोग कर रहे हैं जो विचारधारा आज के समय में इस देश के भविष्य का निर्धारण कर रही है। जी। एक मेरा सवाल जो वर्तमान का है, हालांकि हम लोग किताब पे बात कर रहे हैं और लेकिन चैनल पे नहीं है तो इसलिए कोई समय की पाबंदी नहीं है, तो मैं ये जानना चाहूँगा क्या वर्तमान में उस बात को, जिस थर्ड वे की बात आप कर रहे हैं, समय और जिस संतुलन की जो बात कर रहे हैं, क्या हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं राजनीतिक स्तर पर और प्रशासनिक स्तर पर? एक मैं उदाहरण देना चाहूँगा 2018-19 में। देखिए, ये मैं कितना आज की सरकार को समझता हूँ वगैरह वगैरह, ये लोग बताएंगे, मैं नहीं बताना चाहता। पर हाँ, इतिहासकार उसी इतिहास के ऊपर काम करना चाहेगा जो एक करेंसी जिसको हम कहते हैं। मैं अगर वापस जाके गांधी जी और नेहरू समझाऊं, मेरे से बहुत लोगों ने गांधी जी और नेहरू के बारे में समझाया है, पर मैं जो टॉपिक सिलेक्ट कर रहा हूं उसके ऊपर मुझे लगता है कि सीरियस काम नहीं हुआ है, तो ये इसीलिए मेरा चयन है। आपने एक पॉलिसी के बारे में पूछा कि ठीक है, ये सब तो ठीक है, थर्ड वे है, उसका आज के साथ क्या ताल्लुक है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। 2018-19 में मैं लिख रहा था, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में मेरा पेपर भी है, कि नरेंद्र मोदी एक नया वेलफेयर स्टेट बनाएंगे। मैंने ये जब लिखा था तब बहुत लोगों ने मुझे फोन करके बताया था कि ये अब गलत है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि नरेंद्र मोदी कैपिटलिस्ट है, वो जो पूंजीपति है उनको सपोर्ट करते हैं। वो गुजरात से है, गुजराती बहुत बड़े पूंजीपति हैं और उनका वो सोच है कि पूंजीपति हमारे देश को और भी इन्वेस्टमेंट लाएंगे और देश का उत्थान होगा। मैंने हमेशा से कहा था तब भी कि ये अगर आप ये सोचते हैं तो आप नरेंद्र मोदी के विचार को एक स्तर तक समझते हैं। आज भी जयप्रकाश जी, बहुत लोगों को ये पता नहीं है, जो भाजपा कवर करते हैं उनको भी पता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल जो
क्रिएशन डॉक्यूमेंट है, उसमें आज भी लिखा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी का एक मूल भाव है गांधीयन सोशलिज्म। और मुझे लगता है, और आज लोग बात कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने कैसे डिजिटल वेलफेयरिज्म वो उन्होंने लाया है, पर यह बात हम 5 साल पहले कर रहे थे। अगर आप देखें कि पूरा ये पॉलिटिकल हिंदुइज्म का पूरा ढांचा ही वेलफेयरिज्म के ऊपर बहुत फोकस करता है, क्योंकि विदाउट वेलफेयरिज्म, अगर आप मुझसे पूछे नरेंद्र मोदी का आज सबसे इंपॉर्टेंट अगर उनका अंडरस्टैंडिंग है इंडिया की इकोनॉमी के बारे में, वो क्या है? मेरे हिसाब से वो ये है, नरेंद्र मोदी समझते हैं कि अगर आप आधुनिक टेक्नोलॉजी लाके एक प्रोडक्टिविटी जंप कराते हैं, उस प्रोडक्टिविटी जंप में ऐसे बहुत लोग होंगे, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिनका शायद नौकरी चला जाएगा, जिनके काम पे असर पड़ जाए, वगैरह वगैरह। इस दौरान अगर स्टेट वेलफेयर नहीं देती है तो ये सोसाइटी नहीं चल सकता। इसीलिए उन्होंने डिजिटल फ्रेमवर्क क्रिएट किया कि स्टेट अगर 1 रुपए खर्चेगी तो 1 रुपए वो जाके लोगों के जेब में सीधा चला जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं कि उनका ये डिजिटल वेलफेयरिज्म का पूरा फ्रेमवर्क है, पर ये पहले से अगर कोई इतिहास पढ़ता तो वो जानता कि ये फंडामेंटल है, ये हमेशा से ये फंडामेंटल है। और ये वेलफेयर का कॉन्सेप्ट जो है, एक नए तरीके से वेलफेयर लाना, ये होने ही वाला है, क्योंकि ये एक फंडामेंटल, अगर आप दीनदयाल उपाध्याय पढ़े, दत्तोपंत ठेंगड़ी पढ़े, वगैरह वगैरह, ये एक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है आरएसएस का। अब अगला जो चैप्टर है उसमें आप ना बाकायदा इस बिंदु पे बात करते हैं जी, द माउस हाँ, चार्मर। ये तो नरेंद्र मोदी का एक फेमस ये छठा और बड़ा महत्वपूर्ण हाँ। अध्याय है। उसके बाद हम कंक्लूजन पे आएंगे, जी। क्योंकि कंक्लूजन पे आप जो एक बहुत, मैं कहूँगा कि मेरा अपना बयान है कि वैसा सा कंक्लूजन है जैसे प्लेटो का आइडियल स्टेट था। तो या तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि राम राज बैठे त्रैलोका, जी। हर्षित भये गए सब सुखा। जी जी। तो आपकी कल्पना वो है, लेकिन कंक्लूजन पर आने से पहले माउस चार्मर पे माउस चार्मर, देखिए, माउस चार्मर तो सीधा नरेंद्र मोदी जी का एक चर्चित पॉपुलर लेक्चर है, हाँ ठीक है, जहाँ पे वो कहते हैं कि एक जमाने में स्नेक चार्मर थे, अब तो स्नेक चार्मर नहीं रहे, माउस चार्मर बन गए। मेरा एक दूसरा पॉइंट है वो चैप्टर में, तो वहां से मैं शुरू करता हूं, पर दूसरा पॉइंट है। पहली बात तो ये डिजिटाइजेशन की बात करता हूं मैं, कि वेलफेयर में डिजिटाइजेशन का इंपॉर्टेंस क्यों है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, मैं एक बात इस चैप्टर में दोहराता हूं कि ये एक हमारी सोच थी कि पॉलिटिकल हिंदुइज्म एलीट होगा। एलीट मतलब क्या? पूंजीपति होंगे उसमें, समाज के जितने भी वर्चस्व वाले लोग हैं वो होंगे, जातिवाद में ब्राह्मण होंगे, वैश्य होंगे, ठाकुर होंगे। ये है पॉलिटिकल हिंदुइज्म, ये ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग है पॉलिटिकल हिंदुइज्म का। मैंने ये चैप्टर में भी दर्शाया है कि पॉलिटिकल हिंदुइज्म के जर्नी में चलते चलते नरेंद्र मोदी तक जब हम आते हैं, तब आप देखते हैं, और ये तो आजकल चर्चा में भी आ गया है, कि पूरा ढांचा जो है वो एक बॉटम ऑफ द पिरामिड ढांचा है। कुछ बुद्धिजीवी कहते हैं कि भाजपा ओबीसी पार्टी बन गई है। उत्तर प्रदेश में भाजपा को दलित वोट बहुत मिले थे, मिलते हैं आज भी। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, एक जमाना था जब कहा जाता था कि भाजपा मतलब बनियों की पार्टी, कुछ ठाकुर होंगे, कुछ बनिए होंगे, और ब्राह्मणों की पार्टी, पर ज्यादातर बनियों की पार्टी है। वहां से लेके हम अंग्रेजी में लिखते थे ट्रेड्स पीपल पार्टी, बीजेपी इज अ ट्रेड्स पीपल पार्टी।
वहां से आके पूरा बॉटम ऑफ द पिरामिड बन जाना, जहां पे आपका आज भी देखिए ये स्टेट इलेक्शन जो हुआ है, सबसे ज्यादा पिछड़े वर्गों का वोट और महिलाओं का वोट भाजपा को मिला है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन, और ये सिर्फ इस इलेक्शन में नहीं, ये आप देखिए 2014 से इलेक्शन एनालिसिस का जो आंकड़े बाहर आ रहे हैं, महिलाओं का वोट एक बहुत इंपॉर्टेंट वोट बन गया है, पिछड़े वर्गों का वोट एक बहुत इंपॉर्टेंट वोट बन गया है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये वो माउस चार्मर ट्रांसफॉर्मेशन है, जो लोग एक तरह से सोचते थे एक जमाने में, आज एग्जैक्टली ऑपोजिट हुआ है। तो ये ऐसा तो नहीं कि पॉलिटिकल हिंदुइज्म जो है वह पोलराइज कर रहा है उन लोगों को जो जल्दी प्रभावित हो सकते हैं डिजिटल माध्यमों से या आइडियोलॉजी के माध्यम से, व्हाट्सएप पे और दूसरे माध्यमों से, क्योंकि ये एक बहुत चूंकि हम लोग गंभीर चर्चा कर रहे हैं और एक बड़ी किताब पर चर्चा कर रहे हैं, और जो चुनौतियां आती हैं, हम अगर क्रिटिसिज्म की बात नहीं करेंगे तो शायद हम लोग उस पर्पज से, जिस उद्देश्य से आपने किताब लिखी है, वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो मेरा सवाल ये है कि आपने अभी कहा कि जो आपने माउस चार्मर लिखा, उसका पर्पज ये है कि आप यह बताना चाहते थे कि समाज के उस वर्ग को, जहां ये कहा गया था कि एलिट पिरामिड होगा या एलिट ऊपर होगा और नीचे तक आएगा, आप नीचे से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने उदाहरण दिया कि महिलाओं का वोट, दलित और पिछड़ों का वोट बहुत बड़ी संख्या में भाजपा के साथ जुड़ा है। इसका एक पहलू जो आपके आलोचक कहते हैं और जो बार बार होता है कि आपने सोशल मीडिया को कब्जा कर लिया है और आपको उन लोगों का वोट मिलता है जो तार्किक ढंग से सोच पाने की स्थिति में नहीं है, वो विचार नहीं कर पाते, इसलिए आता है। क्या पॉलिटिकल हिंदुइज्म का जो नैरेटिव है या जो थॉट है या जो चिंतन है, वह किसी तरह से चीजों को पोलराइज कर रहा है? क्या वह हिंदू वर्सेस मुसलमान एंड अदर्स करने की कोशिश कर रहा है? क्या वह जाति के स्तर पर और भाषा के स्तर पर किसी तरह के एक रूपता की बात कर रहा है? क्यों? क्योंकि बार बार ये बात होती है, अभी दक्षिण में सनातन का भी प्रश्न उठा था, भाषा के सवाल पर ये एक बड़ा मसला है कि जो ये घोषित तथ्य है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हिंदी को प्यार करते हैं, भले ही उनकी अपनी मातृभाषा गुजराती है, लेकिन वो चाहते हैं कि हिंदी का प्रचार प्रसार व्यापक रूप से हो और एक राष्ट्रभाषा के तौर पर इसको पहचान मिले। मैं इन बिंदुओं पर जो पोलराइजेशन का जो तो ये एक एक करके हम लेते हैं। पहले भाषा के बारे में बात करते हैं। आप जानते हैं कि मेरा जो मातृभाषा है वो बंगाली है, हिंदी मेरा मातृभाषा नहीं है। मगर अगर आप देखें हमारे जैसे देश में जो ऑलरेडी एक बार विभाजन हो चुका है, मुझ जैसा आदमी जिसका मातृभाषा हिंदी नहीं है, वो भी मानता है कि अगर आप चाहते हैं कि आगे जाके देश विभाजित ना हो, आपको कुछ ऐसे चीजों पे फोकस करना ही पड़ेगा जो एक यूनिफॉर्म बिंदु बनेगा। हम डाइवर्सिटी चाहते हैं, पर सिर्फ डाइवर्सिटी से सोवरेनिटी मेंटेन नहीं हो सकता। यह नहीं हो सकता। अमेरिका में भी बहुत डाइवर्सिटी है, पर कुछ चीजों में उनका एक यूनिफॉर्मिटी है। अमेरिका में जब कहते हैं कि इन गॉड वी ट्रस्ट, कौन सा गॉड है ये? कौन से गॉड पे ट्रस्ट करते हैं वो? आज देखिए विवेक रामास्वामी को पूछा गया है कि आप हिंदू हो, पर फाउंडिंग फादर्स ने जो एक ढांचा बनाया था उसमें आप कैसे फिट होते हो? ये सवाल उनको जवाब देना पड़ रहा है। हमारे यहां पे डाइवर्सिटी बहुत अच्छा है और डाइवर्सिटी रहना चाहिए, मगर कुछ चीजों में आपको सोवरेनिटी के लिए यूनिफॉर्मिटी लाना ही पड़ेगा। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में कश्मीर टेम्पररी
एजेंडा के अंदर आया था, जिसको हमने 75 साल खींच के नियर परमानेंट बना दिया, इससे सोवरेनिटी नहीं मेंटेन हो सकता है। और आज के जो युवा युवती हैं, जिन्होंने हमेशा भारत का मानचित्र एक तरह से देखा है, उनको समझना चाहिए कि सरदार पटेल जैसे लोगों ने कितनी कसरत करके ये भारत का मानचित्र इकट्ठा किया था। 560 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स थे, ब्रिटिश इंडिया था, उनको उन्होंने जोड़ के ये भारत का मानचित्र उन्होंने एक साथ किया था। उसमें भी भारत का विभाजन हो गया। कुछ चीजों में जयप्रकाश जी हमें यूनिफॉर्मिटी लाना ही पड़ेगा। यूनिफॉर्मिटी के बजाय अगर हम यूनिफॉर्मिटी नहीं लाएंगे तो देश इकट्ठा नहीं रह सकता। फिर हमारा बॉल्कनाइजेशन, जिसको हिंदी अंग्रेजी में कहते हैं, वो होना निश्चित है। पर इसका मतलब मैं ये नहीं कभी कहता कि हिंदी अडॉप्शन का मतलब ये है कि आप बंगाली हटा दीजिए, मिटा दीजिए, तमिल हटा दीजिए। वो नहीं हट सकता। कैसे हटेगा वो? तमिल का 3000-4000 साल पुराना, उससे ज्यादा शायद, इतिहास है। कौन मिटा सकता है? बंगाली भाषा ने नोबेल पुरस्कार दिया है भारत को, कौन हटा सकता है इसको? वो बात नहीं है। मगर कुछ चीजों में ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और ऑफिशियल काम में आपको यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना पड़ेगा। इसी से सॉवरेनिटी मेंटेन होता है, ये हमें समझना पड़ेगा। ये बात पहली बात। पोलराइजेशन की बात पे आते हैं। देखिए, पोलराइजेशन तो हमारे देश में हमेशा कहीं ना कहीं होता ही है। आप अगर आज पूछे कि आज का क्या पोलराइजेशन हो रहा है, यह बात सही है कि भाजपा कहती है कि जात पात भूल के आप हिंदू के तरह समझिए। बात सही है। मैं जिस बंगाल में बड़ा हुआ था, वहां पे पार्टी स्टेट था। हर चीज में आप अगर घर बनाने जाएंगे तो पार्टी के दादा लोग आके आपको सीमेंट का पैसा से भी वो लोग पैसा लेके जाते थे। काली पूजा होता था, दुर्गा पूजा होता था, उन्हें चंदा दिए बिना नहीं हो सकता था। वो एक अलग ढांचा था, कम्युनिस्ट स्टेट का ढांचा था। मेरा ये मानना है कि ये जो पोलराइजेशन, जहां पे आप राजनीति होगी वहां पे कोई ना कोई पोलराइजेशन होगा। जो भाजपा के समर्थक है वो कहेंगे कि जात पात भूल के सब इकट्ठा हिंदू के बारे में सोचे, ये अच्छा है। जो समर्थक नहीं है वो कहेंगे पर आप हिंदू कैसे डिफाइन करते हो, उसमें सब एकत्रित है कि नहीं, बाकियों का क्या होगा। भाजपा कहेगी नहीं, पर हमारा तो सावरकर जी ने कहा था कि हिंदू मतलब एक कल्चरल आइडेंटिटी है, वो रिलीजियस आइडेंटिटी नहीं है। ये डिबेट चलता रहेगा और मेरे लगता है ये डिबेट चलना उचित है हमारे जैसे देश में। इसका आप कभी भी एक फाइनल रिजल्ट आप नहीं निकाल पाओगे। इसी ताने बाने से, इसी डिबेट से डेमोक्रेसी मेंटेन होता है। जिस दिन डिबेट बंद हो गया जयप्रकाश जी, जिस दिन हम और आप यहां बैठ के ये चर्चा नहीं कर पाए, उस दिन सोचिए डेमोक्रेसी खत्म हो गया। ये डिबेट जरूरी है और उसके समर्थक भी होंगे, आलोचक भी होंगे, ये अच्छी बात है, होना चाहिए। पर मेरा एक मानना है कि आज भी भारत का सॉवरेनिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स है। बहुत युवा लोग हैं हमारे देश में, वो भूल गए हैं 20 साल पहले तक पंजाब हमारे साथ रहेगा कि नहीं रहेगा, उसका क्वेश्चन मार्क बन गया था। 80 के दशक में नॉर्थ ईस्ट में जितना भी प्रॉब्लम हुआ, सरदार पटेल 1950 में लिख के गए थे कि ये प्रॉब्लम होगा, वही प्रॉब्लम नॉर्थ ईस्ट में हुआ है। और आज भी आप देखिए मणिपुर में प्रॉब्लम है। तो ये सारा हमारे देश में इतने सारे सॉवरेनिटी के ऊपर प्रॉब्लम्स हैं, हमें एक यूनिफॉर्मिटी कहीं ना कहीं लाना ही पड़ेगा। यूनिफॉर्मिटी के बिना हमारा देश एकत्रित नहीं रह सकता। बट एट द सेम टाइम ये डिबेट चलना चाहिए, आलोचना भी होना चाहिए, समर्थन भी होना चाहिए। यही डेमोक्रेसी है। जब आप एज ऑफ राम की बात करते हैं तो अयोध्या में अभी राम मंदिर की स्थापना जी हो रही है, भव्य उद्घाटन उसका होने वाला है।
राम का जो राज्य था उसमें जो उद्धरण मिलते हैं जी। उसमें ये भी उद्धरण मिलता है कि वह जो आखिरी आदमी थे आ, और शेर और बिल्ली वह एक ही घाट पर पानी पी सकते जी, थे। जी। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। यह एक तुलसीदास जी का दोहा है रामचरितमानस में, कि वो कहते हैं कि किसी भी तरह का रोग भी नहीं आता, ना तो दैहिक ना तो दैविक ना तो भौतिक। यानी कोई गरीब नहीं है, कोई अस्वस्थ नहीं है, सही बात। और कोई मानसिक रूप से भी कष्ट में नहीं है। ये सारी चीजें तभी हो सकती हैं जब हर चीज अपनी संतुलन में हो। संतुलन। मैं ये जानना चाहता हूँ कि द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल हिंदुइज्म का जो आखिरी चैप्टर है जहाँ आप निष्कर्ष पर पहुँचते हैं जी। वहाँ आप राम को याद करते हैं, और निष्कर्ष में आप क्या चाहते हैं? देखिए, मेरा निष्कर्ष इस किताब का बहुत सिंपल है। अब मैं ये बोलूंगा तो फिर आलोचना भी होगा वगैरह वगैरह, पर कोई नहीं। मेरा मानना है कि पॉलिटिकल हिंदुइज्म का फ्यूचर अंग्रेजी में जिसको हम लिबरल कहते हैं वो है। अब लिबरल पाश्चात्य में एग्जैक्टली लिबरल जो होता है वो एग्जैक्टली हमारे देश में अगर फिट नहीं करता, पर लिबरल का मतलब मैं आपने मुझे तुलसीदास जी का बहुत ही बढ़िया दोहा सुनाया, तो मैं आपको एक कबीर का दोहा सुनाता हूं, है ना जी। कबीर साहब ने भी राम जी के बारे में काफी मुझे पता बहुत है। जी। ठीक है। कबीर लिखते हैं, कहते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम दशरथ का बेटा, दूजा हरखट पे बैठा, तीजे राम का सकल पसारा, चौथा सबसे न्यारा। ठीक है। एक राम जो है वो दशरथ के बेटे हैं, दूसरा सेकंड लेवल राम आपको हर घर में मिलेंगे, तीसरे राम का वर्णन करना ही एक हमारे लिए बहुत है, और चौथा तो ऐसे राम हैं जिनका वर्णन ही नहीं हो सकता। तो मैं कहता हूं कि पॉलिटिकल हिंदुइज्म का जो जर्नी है वो पहले राम से शुरू होता है और आखिरी राम की तरफ जाता है। सिर्फ दशरथ के बेटे के लेवल पे हम राम को ना समझे, हम ऐसे राम की तरफ जाए जिसका वर्णन ही हमारे लिए इम्पॉसिबल हो, अवर्णनीय हो। तो ये जो रास्ता है, ये जो चलना है इस रास्ते के ऊपर, वो शुरुआत होती है ऐसे रामचंद्र जी से जो दशरथ के बेटे हैं, और हम उनको पूछते हैं, पर वो जाके मिलता है, विलीन होता है ऐसे राम जी पे जिनका वर्णन हम एक तुच्छ मनुष्य की तरह मुख से नहीं कर पाते, हमें करना भी नहीं चाहिए। तो ये है मेरे हिसाब से, ये है पॉलिटिकल हिंदुइज्म का जर्नी। अब वो जर्नी खत्म हो गया है? नहीं, जर्नी चल रहा है, पर जर्नी ये है मेरे हिसाब से। अब कितने लोग मेरे से सहमत है नहीं है वो अलग बात है, पर मेरे हिसाब से ये है जर्नी। पेंगुइन ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है, और आपने जिस ढंग से अपनी बात कही है, हमारी चर्चा का उद्देश्य यही था कि हम अपनी बातचीत के माध्यम से यह चाहते थे कि लोगों तक सोल एंड सोड द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल हिंदुइज्म, जिस पर आज के समय में आप चाहे सहमत हों या असहमत हों, दो विपरीत ध्रुवों में, एक तरफ बहुत एक्सट्रीमिज्म है विरोध का, दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा समर्थन है। जैसा कि हिंदोल जी और हमारी बातचीत से आपको लगा होगा कि दोनों ही पक्षों को इस बात को समझने की ज़रूरत है कि वाकई पहले तो वो यह समझ लें कि जब हम हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, वह कोई नई अवधारणा नहीं है, वह कोई नरेंद्र मोदी जी से शुरू नहीं हुई है, ना वह केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी से शुरू हुई है। उसका एक अतीत है, और वह अतीत अगर आधुनिक समय में भी आप राजनीतिक व्यवस्थाओं से, राजनीतिक विचारधाराओं से जोड़ के देखेंगे तो भी आपको बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। मेरा आखिरी सवाल सिर्फ ये है कि यह पुस्तक जो आपने लिखी है, चूँकि आप
लगातार दुनिया भर में अपने लेखन से चर्चित रहते हैं। पिछली किताब आपकी श्रील प्रभुपाद जी पे थी और Sing, Dance and Pray। इस्कॉन संप्रदाय की पूरी दुनिया में जो उनकी व्याप्ति है उन पर थी। अगला आपका प्रोजेक्ट क्या है, एक सवाल, और इसी से जुड़ा दूसरा सवाल है कि यह पुस्तक दूसरी भाषाओं में कब आ रही है, विशेषकर हिंदी में, चूंकि हम लोग हिंदी चैनल पर हैं जी जी। और 35वां साल है पेंगुइन रैंडम हाउस का भारत में। ये जो लगातार काम कर रहे हैं और अब पेंगुइन स्वदेश करके भी उनकी एक इकाई शुरू हो गई है। तो यह किताब हिंदी में कब आ रही है? पेंगुइन के लोग हमारा कार्यक्रम देखते रहे हैं और काफ़ी प्रशंसक रहे हैं, तो उनको भी एक तरह से ये इशारा है कि ये किताब जल्दी से हिंदी में लाएं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कब आ रही है और अगला प्रोजेक्ट। देखिए, मैं तो मेरे जो एडिटर है पेंगुइन में, मिली ऐश्वर्या जी, उनसे मैं कहता रहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके ये हिंदी में आए। ये तो पहली बात है। आपने मेरे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा, तो कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं। एक तो मैं शीला प्रभुपाद जी के बारे में और एक किताब लिख रहा हूँ, जहाँ पे मैनेजमेंट थियोरी कैसे उनके जीवन में अप्लाई होता है और उनका जीवन से हम कैसे मैनेजमेंट थियोरी देख सकते हैं। सिंग, डांस एंड लीड नाम दिया है हमने, तो उसके बारे में मैं लिख रहा हूँ। मैं एक आनंद मठ का एक नया अंग्रेजी में अनुवाद कर रहा हूँ। बहुत सालों से नहीं हुआ है। मैं बंकिम के ऊपर काम करना चाहता था, वो कर रहा हूँ। और मेरा एक नया बड़ा प्रोजेक्ट है, इंडिया एज अ सिविलाइजेशनल स्टेट। मेरा नया एक बड़ा प्रोजेक्ट है, इंडिया एज अ सिविलाइजेशनल स्टेट। उसके बारे में मैं काम कर रहा हूँ कि इंडिया एज अ सिविलाइजेशन स्टेट कैसे हम उसको रख पाए। पर मैं, आपने हिंदी के बारे में बात किया तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं और कुछ दोस्तों ने मिलके हमने एक पब्लिशिंग हाउस शुरू किया है ग्रीन के नाम से। वहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें जो अभी ये बताया जयप्रकाश जी, उसका सल्यूशन ढूंढे। पहले तो बहुत सारे लोग हैं, स्पेशली युवा युवती जो हैं, वो शायद बड़ी किताब पढ़ना नहीं चाहते, पढ़ नहीं पाते हैं वगैरह वगैरह। तो उनको हम क्वालिटी को खराब किए बिना कैसे हम संक्षेप में एक उनको, उनके पास हमारी इतिहास धरोहर जो भी है वो कैसे पहुंचा सकते हैं, इसका हमने एक काम शुरू किया है। और उसमें राम से हम अंत कर रहे तो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए उसका एक हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। भारत में ना बहुत लोगों को लगता है कि रामायण सिर्फ हमारे पास है और किसी को रामायण पता ही नहीं है। ये बात सही नहीं है। तो हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं ग्रीन के अंदर, और एक बहुत मेरे बहुत मित्र हैं, मुझसे बहुत छोटे हैं, ऑक्सफोर्ड में मेरे साथ पढ़ते थे, वो काम कर रहे हैं इसके ऊपर। दुनिया भर में कहाँ कहाँ रामायण के चर्चा होता है और रामायण के बारे में गाथा लिखा गया है, ग्लोबल हिस्ट्री ऑफ राम, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो ऐसे कई कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, पर बात यही है कि हमारे पास इतना मटेरियल है, इतना धरोहर है। देखिए 10 मिलियन हम कहते हैं संस्कृत के मैन्युस्क्रिप्ट्स हमारे पास है आर्काइव्स में, जो कभी ट्रांसलेट ही नहीं हुआ है। तो बहुत काम आगे बाकी है। आप लोगों का सहयोग मिलता रहे और इनकरेजमेंट मिलता रहे। प्रोजेक्ट्स तो काफ़ी सारे हैं, पर हाँ, मेरा एक ही फाइनल लक्ष्य है, भारतीय अपने आप को और भारत को ज़्यादा पहचाने, ज़्यादा जाने, सिर्फ झगड़े के माध्यम से ना जाने, बस सच में थोड़ा गहराई से अपने देश को पहचाने, अपनी संस्कृति को पहचाने, इसी पे काम है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप इसी तरह से सतत सृजनशील रहें और किताबें भी लाएं। आपके प्रकाशन गृह के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं। आपकी किताबें आएंगे, साहित्य तक में आए तो उन पर भी चर्चा की जाएगी। बहुत बहुत आभार समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा फिर से आपसे बात करने में।